नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जामिमर्स की एक नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको विविध है, हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है और वो सीरीज हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक पर है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों हिंदी और हिंदी साहित्य पढ़ने वालों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य एक आधार ग्रंथ है, क्योंकि इसी के आधार पर एक परंपरा का, एक नई पद्धति का परिचालन हुआ, जन्म हुआ। तो साथियों, पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले किन्होंने इतिहास लिखा, उनकी पद्धति क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी पद्धतियों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का इस्तेमाल किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई, कौन कौन से उनके मूल ग्रंथ थे, किन किन का उन्होंने अनुवाद किया, इन सभी के बारे में साथियों हमने पिछली वीडियो में जाना। और जिन्होंने अब तक उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है, कृपया करके उस वीडियो को देखें, उसको समझें, उसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि वो वीडियो हमारे शुरुआत की वीडियो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को समझने के लिए वो वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की भूमिका है, जो हमें पढ़नी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी में उन्होंने बताया है कि उन्होंने किन किन ग्रंथों की सहायता ली है, किन ग्रंथों का उन्होंने प्रयोग किया है, क्यों उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। तो उसका संक्षिप्त जो रूप है पूरे इतिहास का, वो इसकी भूमिका में निहित है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में प्रथम संस्करण का वक्तव्य के नाम से संकलित है। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के पहले संस्करण के भूमिका का वक्तव्य, शुक्ल जी के इतिहास का लेखन का कारण और महत्व, शुक्ल के इतिहास लेखन की पद्धति और अभ्यास प्रश्न। जैसा कि आपको पिछली वीडियो से पता लगा कि हम कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, हम उस सब में प्रश्नों का विशेष ध्यान रखेंगे, ताकि आपको साथ ही साथ वो टॉपिक समझ में आए और आप उनके प्रश्नों का हल कर सकें। जिन्होंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन हल नहीं किए, कृपया करके वो क्वेश्चनों को हल कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका पूरा लाभ उठाया होगा। तो साथियों, अब हम चलते हैं पहले संस्करण के वक्तव्य पे। शुक्ल जी के इतिहास लेखन को समझने से पहले उनके पहले संस्करण के वक्तव्य को समझना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही मूल सार उन्होंने जो पूरे साहित्य इतिहास का है वो उसी के अंदर बताया है कि क्यों, कब और कैसे। इन तीनों सवालों के जवाब उन्होंने अपने इस पहले संस्करण की भूमिका के वक्तव्य में दिए हैं। यह उनका पूरा वक्तव्य उनके इतिहास ग्रंथ का एक रोड मैप तैयार करता है। जैसे हम कोई भी अपने घर में कार्य करते हैं तो उसकी एक प्लानिंग बनाते हैं कि हमें किस प्रकार से करना है, क्या क्या करना है, कहाँ से सामान लाना है, कितने मेहमानों को बुलाना इत्यादि। तो यही कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में किया। उन्होंने अपने एक रोड मैप तैयार किया कि मुझे किन किन पुस्तकों की सहायता लेनी है, किन किन कवियों की को किस श्रेणी में रखना है, कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना है, ये सब उन्होंने अपने पहले संस्करण की भूमिका में बताया है। शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ किन परिस्थितियों में लिखा है, क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया, क्यों, कब और कैसे। और क्यों, कब, कैसे का आंसर, क्यों, कब, कैसे का उत्तर इन्होंने अपने प्रथम संस्करण के वक्तव्य में दिया है। अपने पहले संस्करण के इनकी प्रथम ही लाइन है कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था।
तो उन्होंने बताया, प्रथम संस्करण का पहला ही वाक्य यह है कि हिंदी कवियों का एक व्रत संग्रह शिव सिंह सेंगर ने प्रस्तुत किया था। उसके पीछे यानी उसके बाद 1889 में सर जॉर्ज गिरेसन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक और व्रत संग्रह निकाला। उन्होंने इनको इतिहास ग्रंथ नहीं कहा, उन्होंने इनको व्रत संग्रह कहा। तो अब हम समझते हैं व्रत संग्रह क्या होता है। किसी भी कवियों का जीवन परिचय। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इन दोनों ने वर्णानुक्रमी का प्रयोग किया। शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रमी का और जॉर्ज गिरेसन ने कालानुक्रमी का प्रयोग किया। इन्होंने काल विभाजन शुरू किया था जॉर्ज गिरेसन ने। इनके व्यक्तित्व के शुरुआत में शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, गिरसन से लेकर मिश्र बंधुओं के वर्णन के साथ साथ काशी की नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1900 से 1913 तक पुस्तकों की खोज का भी जिक्र किया है। अब एक खोज पुस्तक का जिक्र जो किया है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जब अंग्रेजी सरकार ने हिंदी भाषा के ऊपर ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जगह जगह छोटी छोटी कृतियाँ, प्रतिलिपि, ग्रंथ खंडित पड़े हैं, उनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न कवियों के कविवत संग्रह, रचनाएं संग्रहालयों में पड़ी है, राजा महाराजाओं के पास पड़ी है। तो उन्हें सन 1900 में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा एक कार्य आरंभ किया, खोज कार्य का, जिसमें सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता दी कि आप भिन्न भिन्न जगह जाकर कवियों की, उनकी रचनाएं, उनके बारे में जो भी ज्ञात अज्ञात जो कवि हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और उस जानकारी को की एक रिपोर्ट बनाएं और नागरी प्रचारणी सभा के सामने प्रस्तुत करें। तो 1900 से लेके 1911 तक ये खोज चली और 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगा और इन्हीं रिपोर्टों को आधार बनाकर, इन्हीं रिपोर्टों का प्रयोग करके मिश्र बंधुओं ने 1913 में अपना मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ लिखा, कविव्रत संग्रह लिखा और उसके बाद इन्होंने और भी लेखकों को समाहित किया। समय बढ़ता गया और उनके 3 भाग हमारे सामने प्रस्तुत हुए। मिश्र बंधुओं उस खोज कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। खोज कार्य अफसर के रूप में नियुक्त हुए। इनसे पहले बाबा श्याम सुंदर दास खोज कार्य अफसर के रूप में तैनात किए गए थे। उस कार्यभार को उन्होंने संभाला था। अब हम जानेंगे साहित्य इतिहास के कारण और महत्व। क्या कारण थे इतिहास ग्रंथ बनाने का और इसके महत्व। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जब ये सब चल रहा था तो विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। उस शिक्षा में इसका आविर्भाव हुआ, इसको अपनाया गया। लेकिन जब इसको अपनाया जा रहा था उच्च शिक्षा में, जैसे हमारी उच्च शिक्षा बीए, बीएससी, उसी प्रकार उस समय जो उच्च शिक्षा थी उसमें जब इसको अपनाया गया तो बच्चों के पास, छात्रों के पास कोई ऐसा ठोस ग्रंथ नहीं था जिसको पढ़ के वो हिंदी साहित्य इतिहास को समझ सके, हिंदी साहित्य को समझ सके। तो एक बहुत बड़ा कारण था आचार्य शुक्ल को प्रेरित करने के लिए, नागरी प्रचारणी सभा को प्रेरित करने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया। विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई आरंभ होने से साहित्य इतिहास की आवश्यकता पड़ी, जैसा मैंने आपको बताया अभी। हिंदी शब्द सागर, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास उस शुक्ल जी के द्वारा रचित है वो हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ की भूमिका के रूप में हमारे सामने सबसे पहले प्रस्तुत हुआ था। उसकी भूमिका से ही उनको दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए। तो सन 1929 में इन्होंने एक स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य इतिहास को हमारे सामने लाए। 1928 में हिंदी शब्द सागर का निर्माण किया गया था। हिंदी शब्द सागर के समाप्त हो जाने पर भाषा और साहित्य का विकास लिख कर देने का काम रुक गया, अतः तय सीमा में इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। ये खुद ही स्वीकार करते हैं कि इन्होंने जितनी सामग्रियाँ इनको प्राप्त हुई
उनके आधार पर इन्होंने बड़ी जल्दबाजी में, क्योंकि तय समय पर ये पूरा करना था, तो इन्होंने जितनी इकट्ठी हो सकी उनका प्रयोग करके इन्होंने इतिहास ग्रंथ को तय समय पर प्रकाशित करवाया। ये लिखते भी है, कहते भी है अपने संस्करण में कि हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास भी स्थिर गया, यानी रुक गया। अतः एक नियत समय के भीतर ये इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य मैंने पूरा किया। तो ये कारण और महत्व था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का। कारण क्या था? छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऐसा इतिहास ग्रंथ नहीं मिल रहा था जिसके द्वारा वो हिंदी साहित्य के विकास को समझ सकें कि हिंदी कब शुरू हुई, कब इसने मानक रूप लिया, किन किन गलियों से ये गुजरी, ये सब बिखरी हुई थी। हिंदी शब्द सागर ने इसको समेटने का प्रयास किया, लेकिन वो बड़े ग्रंथ के रूप में हमारे सामने एक ऐसी पुस्तक का निर्माण चाहिए था बच्चों को जो कम और संक्षिप्त रूप में गहन अध्ययन करवाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो यहाँ पे रामबाण साबित होता है। अब हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ा था कि शुक्ल जी ने कौन सी विधि का, इतिहास लेखन पद्धति का प्रयोग किया था। आप बताइए कमेंट में कि कौन सी विधि का प्रयोग किया था। शुक्ल जी ने काल विभागों में नामांकन हेतु 2 ढंग की रचना प्रकारों को आधार बनाया। पहला, किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता। दूसरा, ग्रंथों की प्रसिद्धि। शुक्ल जी ने कहा कि हम किसी भी रचना को किस काल में रखें, कब रखें, क्यों रखें, इसके उन्होंने 2 प्रकार बताए। उन्होंने बताया कि नामकरण किसी काल का तब किया जाता है जब उसमें या तो एक प्रकार की रचनाओं का ढंग चले, एक रीति चले, या उस प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता हमें दिखाई दे। जैसे उदाहरण के तौर पर रीतिकाल। रीतिकाल में हम देखते हैं कि लाक्षणिक ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की संस्कृत आचार्यों की परिपाटी पर हिंदी के कवियों ने आचार्य होने के साथ साथ कवि भी जो थे उन्होंने एक लक्षण ग्रंथों की परंपरा करी, जिसमें श्रृंगार, काव्य निरूपंग यानी कि सभी काव्य के अंगों का निरूपण करना, प्रयोग करना काव्य में, अलंकार, रास, आपकी रीति, नक्सिक वर्णन, नायक नायिका भेद, इन सब का प्रयोग। तो एक परंपरा सी चली आई, एक तो ये कारण। दूसरा, ग्रंथों की प्रसिद्धि। जैसे भक्ति काल में एक प्रकार की रीति तो नहीं चली कि सबने सेम ही लिखा हो, लेकिन उसमें प्रसिद्ध रचनाएं हमारे सामने आती हैं। कबीर की बीजक, जो कि धर्मदास ने उसका संकलन किया था शब्द रमैनी और साखी के रूप में। उसके बाद तुलसीदास के तो 12 ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, रामचरितमानस, उसके बाद सूरदास का सूरसागर। तो ये 2 ढंग उन्होंने बताए थे कि इन 2 ढंगों से हम किसी भी काल विभागों में नामकरण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी रचनाएं जो बहुत प्रसिद्ध हो, या तो वो, या 5-10 ऐसी रचनाएं जो उस काल में लगातार या उस पद्धति से लिखी गई हो। इन्हीं का आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था। और वीरगाथा काल करने का भी उनका एक यही आधार था कि उस समय वीरगाथा यानी कि वीर रस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। वीर, शौर्य, पराक्रम, इनका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। चूँकि शुक्ल जी के वीरगाथा को काल को मान्य नहीं दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को ही सर्वमान्य किया गया। लेकिन इन्होंने इसके पीछे क्या कारण बताए? इन्होंने प्रसिद्ध 12 रासो ग्रंथों, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुमान की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ। तो ये कहते हैं कि विद्यापति की पदावलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ और बिसलदेव को छोड़कर इस काल में सबसे ज़्यादा
वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई। वीर रस से ओतप्रोत इन्होंने जैन, सिद्ध और नाथ इनकी रचनाओं को साहित्य में स्वीकार नहीं किया। इनको फुटकल रचनाएं बताकर एक छोटा सा स्थान अपनी साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन्होंने दिया। इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल दो प्रकार की रचनाओं के आधार पर बताया, अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में सिर्फ 4 को अपने इतिहास में शुक्ल जी ने स्थान दिया, बाकी को तत्व निरूपण कहकर साहित्य, शुद्ध साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 12 उस समय की प्रसिद्ध पुस्तकों का इन्होंने वर्णन किया, जिसमें से 4 अपभ्रंश की थी और 8 देश भाषा की थी। देश भाषा यानी उस समय में प्रचलित जो भाषा थी। जैसे आज हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी हमारी एक देश भाषा, हिंदी हमारी एक राजभाषा है, एक बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाती है। लेकिन उसके अलावा एक हिंदी वो भी है जो हमारी बोलचाल की है, जिसमें हमारी क्षेत्रीय बोलियों का सपूत मिलता है, क्षेत्रीय बोलियों का समावेश मिलता है। उसी प्रकार जो अपभ्रंश लोगों के आम बोलचाल की भाषा थी, वो देश भाषा कहलाई। अपभ्रंश की 4 पुस्तकें कौन कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। उसके अलावा देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें, खुम्मान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। जैसा मैंने पीछे बताया, इनमें से 2 खुसरो की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ विद्यापति की पदावली और बिसलदेव रासो को छोड़कर बाकी सबको शुक्ल जी ने वीर गाथात्मक माना, वीर रस से ओतप्रोत माना, और इसी कारण उन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था। उसके अलावा इन्होंने बताया एक ही काल के भीतर भिन्न भिन्न धाराओं का विभाजन। भिन्न भिन्न धाराओं का विभाजन से हमारे माइंड में आना चाहिए भक्ति काल। इन्होंने भक्ति काल को सबसे पहले 2 भागों में बांटा, निर्गुण और सगुण। फिर और अध्ययन करने पर इनको प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। निर्गुण की ज्ञानाश्री और प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा, और सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इन धारा और शाखाओं की प्रतिष्ठा को यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। ये शुक्ल जी का कथन था। ये कहते हैं कि भाई मैंने अपने मनमाने ढंग से इनको 2 से 4 में कन्वर्ट नहीं किया। जब हम भक्ति काल के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिख जाती है कि कबीर का निर्गुण, जायसी का सूफी, तुलसी का राम और सूर का कृष्ण, ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से लक्षित होती हैं। इसलिए इन्होंने एक ही काल के भीतर अलग अलग परंपराओं का भी विभाजन किया, जिक्र किया अपने पहले संस्करण के वक्तव्य में। उसके उपरांत हमारे सामने आता है रीतिकाल। शुक्ल जी ने रीतिकाल के संदर्भ में कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लेने की बात अपने इस वक्तव्य में स्वीकृत की है। इन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने रीतिकाल की कवियों का जो ढांचा है, जो व्यवस्थित ढांचा मैंने खड़ा किया, उसमें मैंने मिश्र बंधुओं से बहुत ज़्यादा सहायता ली। मिश्र बंधुओं से जो कि तो भी इन्होंने कुछ कवियों के जीवन परिचय उतारे हैं या प्रयोग में लिए हैं। कवियों की विशेषताओं के संदर्भ में शुक्ल जी सफाई प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। और तुलसी शुक्ल जी ने लिखा भी है, सूरदास के बारे में लिखा है, तुलसी और जायसी ग्रंथावली इनकी लिखी है। अगर जायसी के बारे में आपको गहन अध्ययन करना हो तो इनकी जायसी ग्रंथावली पढ़ें, जिसके अंदर इन्होंने अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत तीनों के बारे में ही बड़े ही गहन तरीके और सूक्ष्म तरीके से बताया है। इन्होंने रीतिकाल के बारे में ये इसलिए कहा
कि लोगों का ये मानना है कि इनका जो ये ग्रंथ है ये आलोचनात्मक ग्रंथ भी है। इन्होंने कवियों के इतिहास के साथ साथ उनकी आलोचना भी की है। ऐसे आरोप आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लगते आ रहे हैं। तो इसी उपरांत उन्होंने इस चीज़ पर सफाई दी। इन्होंने आदिकाल के संदर्भ में बताया कि आदिकाल में गद्य का आविर्भाव जो है वो मेरे इतिहास ग्रंथ की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, क्योंकि उससे पहले हिंदी साहित्य में कुछ कुछ रचनाओं में प्रयास किया गया गद्य के बारे में लिखने के लिए, लेकिन वो मजबूती, वो व्यवस्थित ढांचा हमारे सामने आधुनिक काल में आता है, और वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, उनके कवि मंडल के द्वारा। तो इसी घटना को वो बड़ी ही साहित्यिक और प्रधान साहित्यिक घटना मानते हैं। उन्होंने आधुनिक काल के संदर्भ में कहा कि मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, क्योंकि इसी काल के अंदर कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, निबंध, आलोचना, डायरी लेखन, उपन्यास, ये सब आए, और इन्होंने साहित्य में एक अनेक रूपता का परिचय दिया और अनेक रूपता का विकास हुआ। उनको आरंभ तक लाकर उनके आगे की प्रवृत्तियों को सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देना था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आधुनिक काल के कवि थे, और ये भी जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही समकालीन हमें मालूम होते हैं, क्योंकि 1929 में तो इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। जिस समय जयशंकर प्रसाद अपना रचना काल कर रहे थे, 1936 तक उनका रचना काल माना जाता है, तो 1929 तक तो रचना कर ही रहे थे। तो ये उनके समकालीन हमें दिखाई पड़ते हो, समकालीन हैं। शुक्ल के समय एक नोट करके आपको नीचे लिखा भी गया है ये कि शुक्ल जी के समय तक वर्तमान काल का विकास अभी चल ही रहा था, तब तक छायावाद भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि छायावाद 1936 में आके खत्म होता है। 1918-20 तक मानते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। उसके बाद इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के लिए संदर्भ, यानी इन्होंने बताया अपने प्रथम संस्करण के वक्तव्य में कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं का, कौन कौन सी कहानी, कौन कौन सी कविताओं का, कौन कौन सी पुस्तकों का, किस ग्रंथ का इन्होंने प्रयोग किया, किसके लेख का, तो सब इन्होंने बताया है। इन्होंने अपने इस अनमोल इतिहास ग्रंथ की रचना में जिन जिन सहायक ग्रंथों की सहायता ली, उसका जिक्र अपनी इस भूमिका के वक्तव्य के अंत में किया, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास की कोविद रतनमाला, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार। इसके अलावा भी इन्होंने अनेक शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज का भी प्रयोग लिया है, मिश्र बंधु के मिश्र विनोद का भी प्रयोग लिया है, जॉर्ज गिरिसन के भी लिया, लेकिन अधिकता इन्होंने इन 3 ग्रंथों से ली है। अब आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न है। मैं चाहूँगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, कृपया इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में दें, ताकि हमें भी पता लगे कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं या आप हमारी वीडियो को कितना देख रहे हैं। और ये प्रश्न भिन्न भिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, तो कृपया इनको देखें, इनको हल करें। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से देश भाषा काव्य है विजयपाल रासो, मीर रासो, कीर्तिलता या बीसल देव, ये आपको बताना है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है, यानी वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें वीर रस का प्रयोग नहीं हुआ है। कीर्ति पताका, पृथ्वीराज रासो, जस मयंक जस चंद्रिका और बीसल देव। तीसरा प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल के नामकरण में कितने ग्रंथों को आधार बनाया है। जो आदिकाल का इन्होंने नामकरण दिया था वीर गाथात्मक काल, तो उन्होंने कितने ग्रंथों को आधार बनाया है।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इनमें से किस पुस्तक से शुक्ल जी ने सहायता नहीं ली? इनमें से किस पुस्तक का इन्होंने प्रयोग नहीं किया? तो ये प्रश्न आपके सामने थे। इन प्रश्नों को आप हल करें और कमेंट में इनके उत्तर बताएं। साथियों, ये थी हमारी प्रथम संस्करण के व्यक्तित्व की संक्षिप्त रूप की वीडियो। साथियों, मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपना प्यार देंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे से आगे आपको अच्छे और हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताएं। अभी जो है हमारी सीरीज़ है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इस पर अपना प्यार दें, इस पे आएँ, देखें और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को बड़ी ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझें। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे विषय सूची, काल विभाग और आदिकाल का सामान्य परिचय। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।